Hello students and welcome to the third video lecture of the topic matrices। तो इससे पहले matrices टॉपिक के 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। अब आगे के टॉपिक्स हम लोग आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑर्डर मैट्रिक्स की काफ़ी सारी जनरलाइज्ड फॉर्म्स होती हैं। तो मैं उनमें से सिर्फ 4 सैंपल्स ही ले रहा हूँ। ये आपके सामने है। सबसे पहला है 2x2 ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो उस मैट्रिक्स की जनरलाइज्ड फॉर्म कैसी होगी। तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म ऐसी होती है, इसमें 2 रोज़ होते हैं, 2 कॉलम होंगे। 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम होते हैं। तो उसी के हिसाब से इसमें 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 एंड A22। ऐसी अगर हम 3x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, आप इजीली देख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने एलिमेंट उतारे हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32। ऐसी अगर 2x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स होगी तो उसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे, 2 रोज़ और 3 कॉलम। तो उसी के हिसाब से हमने इन्हें नाम दे रखे हैं। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12, A13। ऐसे A21, A22, A23। ऐसे ही जो 3x4 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है हमने उनके भी एलिमेंट्स को नाम दे रखा है। और वो नाम क्या है, A11, A12, A13, A14। फिर सेकंड रो में A21, A22, A23, A24। ऐसे ही A31, A32, A33, A34। तो ये कुछ मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर्स थे। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आओ हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं, आओ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to within a rectangular area Aij, whose elements are given by Aij equal to I plus j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस क्वेश्चन में हमें 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है और हमारे पास मेंशन्ड है Aij इक्वल है I plus j होल स्क्वायर अपॉन 2 के। तो 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है, हमने एज्यूम कर लिया A इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22। बस तो इस मैट्रिक्स को अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें इन चारों एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहली बात करते हैं A11 की। अगर आप तो सबसे पहले जो ऊपर Aij की वैल्यू मेंशन थी आप उतार लीजिए, उतार दी हमने। अब हमें A11 चाहिए। A11 के लिए सिंपली हमें I को 1 और J को 1 पुट करके देखना होगा, तो उससे A11 आ जाएगा। तो 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही A12 के लिए आपको I को 1 पुट करना पड़ेगा और J को 2 पुट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/2। ऐसा ही A21 के लिए आपको I को 2 पुट करना पड़ेगा और J को 1 पुट करना पड़ेगा। उससे हमारे पास आ गया 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2।
और एंड ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 9/2। ऐसे ही A22 के लिए आपको I को भी 2 पुट करना पड़ेगा और J को 2 पुट करना पड़ेगा। तो उससे हमारे पास आ गया 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस वी गॉट 8। तो अब इन चारों एलिमेंट्स को आप ऊपर वाली मैट्रिक्स में उतार सकते हो और हमारे पास आ जाएगा A = 2, 9/2, 9/2 एंड 8। ये हमारी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की जो हमें चाहिए थी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसके अंदर हमें 3/4 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और Aij इज़ ऑल्सो मैंशनड दैट इज़ इक्वल टू 1/2 विद इन अ मॉडुलस -3i + j। -3i + j मॉडुलस के अंदर है। डैट मीन्स अगर इसके अंदर आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा तो देन दैट नेगेटिव साइन विल बी इग्नोर्ड। अब हम जैसा कि हमें 3/4 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स चाहिए तो हमने 3/4 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर उतार लिया आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको इन 12 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए अगेन आप पहले Aij की वैल्यू उतार लीजिए, वो अगले पेज पर है। हमने Aij की वैल्यू उतार ली। अब इन 12 एलिमेंट्स की वैल्यू इसकी हेल्प से कैलकुलेट होगी। A11 के लिए हमें I को 1 और J को 1 पुट करना होगा और उसकी कैलकुलेशन आप इधर देख सकते हैं, 1 आ गया। ऐसे ही A12 के लिए I को 1, J को 2 पुट कर दिया हमने, आप ये कैलकुलेशन इधर देख सकते हैं। ऐसे ही A13 के लिए I को 1 और J को 3 पुट करना होगा, तो ऐसा करने पे आंसर 0 आ गया। A14 के लिए I को 1 और J को 4 पुट करना होगा, तो ऐसा करने पे आंसर आ गया 1/2। तो इस तरह से हमें हमारी पहली रो अवेलेबल हो गई। ये फर्स्ट रो के 4 एलिमेंट थे। इन द सिमिलर वे A21 के लिए I को 1 और J को 1, I को 2 और J को 1 पुट करना होगा। A22 के लिए I को 2 और J को 2 पुट करना होगा। ऐसे ही A23 के लिए I को 2 और J को 3 पुट करना होगा। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन दी अदर एलिमेंट ऑल्सो। बस जो भी एलिमेंट चाहिए उसके हिसाब से आपको I और J की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है, तो उसी के हिसाब से आंसर आ जाता है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर उतारा था आप यहाँ देख सकते हैं। ये 12 की 12 वैल्यूज़ आपको इसी स्ट्रक्चर में पुट करके देखनी होगी। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज़ वी गॉट दिस मैट्रिक्स एज आर आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। इन 2 क्वेश्चंस को सीखने के बाद आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक में क्या सीखा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमारा 4th टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारा मतलब है कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, 2 मैट्रिक्स कब इक्वल मानी जाती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मान लो 2 मैट्रिक्स हैं A और B। अगर A और B 2 मैट्रिक्स हैं तो ये मैट्रिक्स सिर्फ तभी इक्वल मानी जाएंगी जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। जैसे ये 3/2 ऑर्डर की है तो ये भी 3/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ये 2/2 ऑर्डर की है तो ये भी 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंडली, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए और बी का हम देखते हैं 2 2, 3 3, 0 0, 1 1, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल मैचिंग है। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स भी हैं दो। जैसे पहले एग्जांपल में मैं मैट्रिक्स ए और बी मेंशन्ड है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2/2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हैं। इसमें भी 2 रो 2, मैट्रिक्स ए के अंदर भी 2 रो और 2 कॉलम हैं, और मैट्रिक्स बी के अंदर भी 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। तो इसीलिए पहली कंडीशन तो इधर ईज़िली सेटिस्फाई हो रही है कि इनका ऑर्डर सेम है, और सेकंड कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल मैचिंग है। ये अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है। बट सेकंड एग्जांपल के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका चलो ऑर्डर तो सेम है, 2/2 और 2/2, बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम। नीचे वाले एलिमेंट मैचिंग है बट ऊपर के नहीं है। यहाँ 2 है तो उधर 3 है, यहाँ 3 है तो उधर 2 है। तो corresponding elements are not same. That is why A is not equal to B in case of second example. तो I hope आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब मानी जाती हैं। एडिशनली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एडिशनली वी कैन से डैट इफ़ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल माना जाता है। जैसा आप इधर देख सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आमने सामने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम इक्वल उतार सकते हैं। जैसे x इक्वल होगा a के, z इक्वल होगा c के, y इक्वल होगा b के, और w इक्वल होगा d के। तो इस टाइप से आप एलिमेंट इक्वल उतार सकते हो। आओ इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें x, y और z फाइंड आउट करना है। तो आओ हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसीलिए हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल उतार सकते हैं। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x plus y will be equal to 6, 5 plus z will be equal to 5 and x into y will be equal to 8। तो हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ उतार ली और इन्हें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि इससे वैल्यू ऑफ z हमें सीधा अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने 5 plus z इक्वल टू 5 को सॉल्व किया, तो z आ गया 5 - 5 डैट इज़ इक्वल टू 0। चलो z तो आ चुका है, अब रह गया x और y, वो कैसे आएगा। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन 1 को लिया, x + y = 6। तो इस इक्वेशन में मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं, चेंजेस करे हैं। मैं x को वहाँ ले गया, तो इससे हमारे पास y आ गया, y = 6 - x। तो इस y की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में अब पुट करके देखना है। तो इसीलिए मैंने इक्वेशन 3 को उतारा, xy = 8, और इसके अंदर इन प्लेस ऑफ y मैंने 6 - x लिख दिया। तो यहाँ 6 - x लिख दिया = 8। तो ये हो गया 6x - x² = 8।
ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। और इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल 4 एंड x इक्वल 2। अब इन x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लो तो आपको y की वैल्यूज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी। वो काम अगले पेज पे हो रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को उतार लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6। एक बार x को 4 पुट कर दिया, एक बार x को 2 पुट कर दिया, तो उसी के हिसाब से x को 4 पुट करने पे y हमारा 2 आया है और x को 2 पुट करने पे y हमारा 4 आया है। तो यहाँ पे डबल केसेस हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आंसर उतार दिया। एक आंसर उतारा है x इक्वल 4, y इक्वल 2 एंड z इक्वल 0। आप यहाँ देख सकते हैं। और एक आंसर इस हिस्से की रेफरेंस से उतारा है, x को 2 लिख दिया, y को 4 लिख दिया और अगेन z को 0। तो ये हमारी x, y और z की वैल्यूज़ थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। हमें a, b, c, d ये चारों वैल्यूज़ चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमने इसको एज इट इज़ उतार लिया कि अब जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल उतार सकते हैं। डैट मीन्स a माइनस b विल बी इक्वल टू -1, 2a माइनस b विल बी इक्वल टू 0, 2a प्लस c विल बी इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस d विल बी इक्वल टू 13। तो हमने ये चारों चीज़ें इक्वल उतार ली और इन्हें नाम दे दिया, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो अब इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से ही हमें a, b, c और d की वैल्यू अवेलेबल हो पाएगी। तो a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, तो आप चाहे एलिमिनेशन मेथड भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करा। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर a आ गया 1, a इज़ इक्वल टू 1 ऑन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। फिर a इक्वल टू 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लिया। पुट a इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी a माइनस बी इक्वल टू -1 और a को 1 पुट कर दिया। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस वी गॉट b इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास a 1 आ चुका है और b 2 है। a और b की वैल्यू हमारे पास है। तो आप a की वैल्यू जो आई है 1, वो इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट कर देते हो, आप इक्वेशन नंबर 3 को देख सकते हो। वो इक्वेशन है 2a प्लस c इक्वल टू 5 और a हमारे पास अवेलेबल है 1, तो a को 1 पुट कर दो आप यहाँ पे, तो उससे आपको c मिल जाएगा। और c की वैल्यू आने के बाद आप उसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना c को, तो उससे आपको d मिल जाएगा। तो यही काम अगले पेज पर हो रखा है, आप देख सकते हैं। तो हमने वैल्यू ऑफ a जो थी 1 वो इक्वेशन 3 में पुट कर दी, तो उससे हमारे पास c आ गया 3। c 3 आने के बाद c की जो वैल्यू है 3 वो हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके देख ली। तो इस चीज़ से हमारे पास d आ गया जो आया है 4। आप यहाँ कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो c आया है 3 और d आया है 4। तो फाइनली हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं,
A1 है, B2 है, C3 है और D4 है। तो इन 2 क्वेश्चंस को सीखने के बाद आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि पता चले आपने क्या इसमें सीखा है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।